सॉल्यूशंस चैप्टर का आगे पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बना रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर तो लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस है, यहाँ गैस है। ये देखो कॉपर इन गोल्ड, कॉपर गोल्ड का एलॉय अगर बनाएंगे तो वो एक तरह का सॉल्यूशन हुआ। दोनों को पिघला के दोनों को मिक्स कर दें तो वो सॉलिड सॉल्यूशन टाइप का हुआ। अब टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम क्यों मिलाते हैं? बेंड से बचाने के लिए, पहले बता चुके हैं। तो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये तो याद करने का चीज़ है। तो पीछे देख लेते हैं इसका क्या है। देखो ये याद करना है। कहाँ पे? 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन। ये होगा आंसर। इसको याद कर लो कि स्कूबा डाइवर लोग का जो गैस होता है, जो पीठ के पीछे टंकी रखते हैं ना गैस का, सांस लेने के लिए पानी के अंदर, तो उसमें ये कंपोजिशन होता है। और 11.7% हीलियम होता है। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड आर नोन एज ब्लेंड्स। बता चुके हैं। बेंड, ब्लेंड नहीं, बेंड, बेंड, बेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केएच। अब देखो ये भी याद करना है। केएच का मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा? हीलियम का। अब केएच का मैक्सिमम वैल्यू कहने का क्या मतलब है? P इक्वल टू होता है केएच इंटू मोल फ्रैक्शन। तो अगर किसी का केएच ज़्यादा होगा, केएच अगर किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है और ये प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर है। जैसे ग्लास है, ग्लास में सॉल्यूशन के नीचे जो गैस का कंसंट्रेशन है वो है X, और सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है वो है P, है ना। तो अगर केएच किसी का ज़्यादा होगा तो कम मोल फ्रैक्शन में ही ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, या उल्टा कहो, ज़्यादा प्रेशर रहेगा ऊपर तब भी अंदर में मोल फ्रैक्शन कम होगा। मतलब कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, ऊपर में मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर में प्रेशर बढ़ा दिया गैस का, तो भी गैस का अंदर में सॉल्युबिलिटी कम है, अंदर में मोल फ्रैक्शन कम है। अगर केएच ज़्यादा है तो यही है ना, केएच ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो भी मोल फ्रैक्शन कम होगा क्योंकि केएच ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब जिसका केएच ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम, जिसका केएच ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, तो केएच हीलियम का सबसे ज़्यादा। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन इट्स। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो एक्वस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज आएगा? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल का रेशियो। टेम्परेचर बढ़ने से मोल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना टेम्परेचर बढ़ने से मास पे फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंज करता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज करता है टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटता है। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही ना होता है मोलैरिटी। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी घट जाएगा, मोलैरिटी डिक्रीज। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन दो चीज़ का, सॉल्वेंट में भी लिक्विड, सॉल्वेंट में भी गैस, सॉल्वेंट में भी सॉलिड। तो बाइनरी सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज होगा। ये कोई फालतू क्वेश्चन था। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड बॉयल कब करता है? जब उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है, तब वो बॉयल कर जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज इन लिक्विड। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को, ये गैस है, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हम बता रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस जो है ना ज़्यादा फ्री हो जाएगा, वो अब लिक्विड में घुलना नहीं चाहेगा क्योंकि अब गैस हो गया फ्री, आज़ाद हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ये सही है। टेम्परेचर बढ़ने से गैस जो हो जाता है ज़्यादा रैंडम हो जाता है, उसके अंदर कोलिजन ज़्यादा होने लगते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो अब घुल नहीं पाएगा। घुलने के लिए चाहिए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम रहे। किसी को, तुमको कोई भी घोड़ा को अगर तुमको बांधना है, तो अगर वो घोड़ा बहुत ज़्यादा कूदते रहेगा तो तुम उसको बांध नहीं पाओगे रस्सी में। तो वही है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उछलने लगेगा, गैस काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, तो अब उसको तुम बांध नहीं सकते हो, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स।
वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, सही तो है। लिक्विड है तो लिक्विड के साथ जो वेपर है, वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। A sample of toothpaste weighing 500 gram on analysis was found to contain 0.2 gram of fluorine. Concentration of fluorine in ppm क्या हो जाएगा? जितना फ्लोरीन है बाई टोटल जितना है इंटू 10 लाख इंटू 10⁶, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 जीरो से जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। हाँ, 2/5 इंटू 10⁻3 0.4 इंटू 10⁻2, ये क्या आ जाएगा? 2000/5 है ना, 2/3 0/5 400 का मतलब ये। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बारे में देखो क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब ए और बी को मिक्स करना है। पहले मान लो था इसमें ए, अब हम इसमें बी भी मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया ए और बी। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर ए 500 ml लिए थे पहले और उसके बाद उसमें हम 500 ml बी मिला दिए तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। 1 लीटर हो गया तो टोटल वॉल्यूम ए और बी का अलग से कितना था? 500 ml इसका था और 500 ml इसका था, 1 लीटर। और जब मिला दिए तो सॉल्यूशन भी बना जो मेरा वो बना 1 ही लीटर। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम इसका 500 मिलीलीटर बनाओ, इसका 500 मिलीलीटर बनाओ और बनेगा 1000 लीटर नहीं 1100 लीटर, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा कब होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। या हो सकता है 500 ml मिलाओ इसका, 500 ml इसका मिलाओ और बने कितना? 900 ml, 1000 ml ना बने, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होगा। हम लोग अभी आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें वॉल्यूम का चेंज 0 होता है। वॉल्यूम का चेंज 0 क्यों होता है? क्योंकि ना कोई नए बॉन्ड बनते हैं और ना कोई नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ए में जो बॉन्ड पहले था वो अभी भी है, बी में जो पहले बॉन्ड्स थे उतने ही हैं, कोई नया बॉन्ड नहीं बना। अगर कोई नया बॉन्ड बनेगा तो ये नज़दीक आएंगे तो वॉल्यूम इनकी घटेगी। और अगर कोई पुराना बॉन्ड है, पहले से बना हुआ बॉन्ड है, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो ये दूर जाएंगे तो इनकी वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन ये कुछ नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन में, ना कोई नए बॉन्ड बनते हैं ना पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो वॉल्यूम मिक्सचर का चेंज 0 और चेंज इन इंथैल्पी मिक्सचर का भी 0, मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ। अगर मान लो कोई नए बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलता है, तो इंथैल्पी चेंज मिक्सचर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एनर्जी हमको मिल रहा है। और अगर हम पुराने बॉन्ड तोड़ना पड़े, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो इंथैल्पी चेंज मिक्सचर पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी हमको देना पड़ रहा है बॉन्ड तोड़ने के लिए, है ना। हाँ, तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए और ए के बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी था, हाँ, और बी और बी के बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी है, सेम एनर्जी ए और बी के बॉन्ड के बीच में भी है, ठीक है। जो बॉन्डिंग पहले थी वही बॉन्डिंग अभी भी है, ना कोई नया बॉन्ड बने ना पुराने बॉन्ड टूटे, 0। चेंज कितना हो गया? 0। तो देखो अगर ऐसा होगा तो ये कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ये वाला ग्राफ अप्लाई होगा। ये वाला ग्राफ क्या है? पहले पढ़ चुके हैं, ये है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ये एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का घट रहा है जैसे इसका मोल फ्रैक्शन घटेगा।
इसका जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिटरमाइन करते हैं, ये तो पहले बता चुके हैं। तो ये वाला ग्राफ अप्लाई होगा, लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे तब ये वाला ग्राफ अप्लाई नहीं होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, या तो कोई नए बॉन्ड बनेंगे या तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, जैसे देखो, जैसे अगर मान लो ये ए और बी का मिक्सचर किया मैंने और कुछ कुछ नए बॉन्ड इनमें बनने लगे हैं, इनमें अगर कुछ कुछ नए बॉन्ड बनने लगे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए लेंगे, नज़दीक आए लेंगे तो इनकी वॉल्यूम जो होगी घटेगी। अगर मान लो तुमने ये 500 ml लिया और ये 500 ml लिया और दोनों को मिला दिया, होना चाहिए था 1000, लेकिन ये लोग आपस में नज़दीक आने लगे तो 1000 के बदले वॉल्यूम हो जाएगा 900 ml। या ऐसा भी हो सकता है कि 500 ml लिया, 500 ml लिया और उनकी बॉन्डिंग पुरानी बॉन्ड्स टूटने लगी तो 1000 के बदले 1100 हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज 0 हो गया। नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इंथैल्पी में भी चेंज उनका आएगा। ठीक है, या तो एनर्जी लगेगा या तो एनर्जी हमको मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड, दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे तुमने कैलकुलेट किया फार्मूला से कैलकुलेट किया तो उसमें तो तुमने बॉन्ड बन रहे हैं या बॉन्ड टूट रहे हैं वो तो दिमाग में नहीं रखा, तुमने नॉर्मल फार्मूला से कैलकुलेट किया प्रेशर, लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसका वेपर प्रेशर वो नहीं आ रहा है जो फार्मूला से कैलकुलेट किए। क्यों? क्योंकि नए बॉन्ड बने हैं या टूटे हैं वो तो फार्मूला में हम लिए नहीं हैं, इसलिए ऑब्जर्व और कैलकुलेटर के बीच में डिफरेंस आता है, सेम नहीं आते हैं दोनों। तो ऑब्जर्व, जो सॉल्यूशन ऑब्जर्व हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं, वो जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे कम भी हो सकता है या जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, एक आता है नेगेटिव डेविएशन, एक आता है पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन क्या होता है देखते हैं। अगर मान लो ये ए है और बी है, क्या हुआ इनमें नए बॉन्ड बनने लगे, इनमें नए बॉन्ड बनने लगे, नए बॉन्ड बनने लगे तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर का क्या होगा, मिक्सचर का चेंज नेगेटिव आएगा। जितना मेरा वॉल्यूम था अब मिक्सचर का वॉल्यूम जितना कैलकुलेट किए थे उससे कम आएगा, जहाँ आना चाहिए था 1000 ml वहाँ अब आएगा 900 ml, तो चेंज जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होता है। जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी जब रिलीज होता है तो वो एनर्जी लिया जाता है नेगेटिव, तो मिक्सचर का इंथैल्पी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस खुद से हो रहा है कि हमको करना पड़ रहा है, खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है। और एक आता है इंट्रॉपी का चेंज, इंट्रॉपी का चेंज हमेशा पॉजिटिव, इंट्रॉपी का चेंज पॉजिटिव का मतलब इंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है, इंट्रॉपी कभी घटती नहीं है। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर के बारे में बोलो, वेपर प्रेशर के बारे में बोलते हैं। नए बॉन्ड बने हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो अब ये लोग एक दूसरे को पकड़ लिए ज़्यादा। जब किसी सॉल्यूशन में आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो क्या वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट बाहर वेपर में ज़्यादा जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये लोग आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग में हैं। जब आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो वेपर कम बनेंगे, तो कम बनेंगे तो इनका वेपर प्रेशर जो कैलकुलेटेड है उससे कम आएगा। ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व वाला वेपर प्रेशर वो कैलकुलेटेड वाला वेपर प्रेशर से
कम आएगा। तो जब वेपर प्रेशर कम आता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। मतलब वेपर प्रेशर डेविएट किया है नेगेटिवली। देखो इसको ग्राफ है एक, ये हम बता चुके हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, ये नेगेटिव, इंट्रॉपी पॉजिटिव, ये वॉल्यूम चेंज नेगेटिव। ये देखो ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। सेम ग्राफ, एक का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन से, एक का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो वेपर प्रेशर घट रहा है। ये सॉल्यूशन का है। सारे ग्राफ के नीचे सब का नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, सब का। मतलब जो वेपर प्रेशर पहले ये था, अब ये वाली लाइन थी, अब वो नीचे चली गई, ये वाली लाइन हो गई। ये जो कर्व लाइन है, ये वाली वेपर प्रेशर की लाइन थी। मतलब देखो पहले वेपर प्रेशर की लाइन क्या थी? पहले वेपर प्रेशर की लाइन ऐसे थी, ऐसे थी ना। अब नेगेटिव डेविएशन में ये लाइन नहीं रहेगी, इससे हमको कम लेना है क्योंकि सबका वेपर प्रेशर कम गया है। तो देखो ये कम, ये वाली जो लाइन है ये सही लाइन है। ये वेपर प्रेशर घट गया और ये वेपर प्रेशर सबकी घट गई। देखो ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये अब नया ग्राफ बन रहा है। वेपर प्रेशर सबका घट चुका है पहले से। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन में ए और बी अगर सॉल्यूशन है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं। पुराने बॉन्ड्स अगर टूट जाएंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, पहले ये बताओ। अब ये एक्सपैंड कर गए क्योंकि बॉन्ड टूट गए, लोग दूर दूर हो गए, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो अब ये एक्सपैंड कर गया। तो चेंज इन वॉल्यूम किसका? मिक्सचर का मोर देन 0 आएगा। वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा होगा। जो पहले 1000 होना चाहिए था, वो अब मेरा 1100 हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा है। बॉन्ड टूटने में एनर्जी हमको देना पड़ता है। एनर्जी जो दिया जाता है, जो एनर्जी सिस्टम को मिलता है, सिस्टम को जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी पॉजिटिव होता है। तो इंथैल्पी चेंज मिक्सचर का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मोर देन 0 होगा। फिर इसी में पूछता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब बताओ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये जो बॉन्ड टूटने का प्रोसेस हुआ, ये मैंने एनर्जी देके करवाया या खुद से हुआ है? खुद से हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इस बार भी लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव। और इंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है। इंट्रॉपी कभी भी नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी रहे तो इंट्रॉपी बढ़ती ही है। वेपर प्रेशर के बारे में बताओ। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो गए, इनमें बॉन्डिंग अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुराने बॉन्ड्स थे वो भी अब टूट गए, तो उन लोगों में दोस्ती अब उतनी अच्छी नहीं है। तो अब ये लिक्विड्स में क्या बॉन्डिंग कम है, तो ये वेपर ज़्यादा बनेंगे। ये वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व हमको दिखेगा वो हमको कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा दिखेगा। और वेपर प्रेशर जो ये बढ़ा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर बढ़ गया है। तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा? उसके लिए ग्राफ है ये। सेम ग्राफ में सबको ऊपर जो ये डॉटेड लाइन है, ये बढ़े हुए वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। यहाँ जो नीचे जो डॉटेड लाइन गया है, ये घटे हुए वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। ये बढ़े हुए वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। ये पॉजिटिव डेविएशन है। सिंपल है। अब हम लोग पढ़ते हैं एजियोट्रॉपिक के बारे में। एजियोट्रॉपी क्या होता है? एजियोट्रॉपी क्या होती है? पहले बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। क्या चीज़ का? सेपरेशन ऑफ लिक्विड इन ए मिक्सचर। जैसे पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल जो हम लोग
निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, समुद्र में से, तो उसमें बहुत सारी लिक्विड होती है। पेट्रोल होता है, उसमें डीजल भी होता है, उसमें उसी में केरोसिन होता है, उसमें बहुत सारी लिक्विड होती हैं। हमको सारी लिक्विड को अगर मान लो ये मिक्सचर है, मिक्सचर में एक से ज़्यादा लिक्विड है, ए बी सी डी, बहुत सारी लिक्विड है, हमको इनको सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे? देखो, सब की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है ये 100 डिग्री बॉयल करता हो, 120 डिग्री पे, ये 130 डिग्री पे, ये 140 डिग्री पे। धीरे धीरे हम गर्म करते जाएंगे, नीचे से गर्म करते जाएंगे, तो जिसकी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी 100 डिग्री वाली, वो सबसे पहले बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा समझो कि जिसकी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी, तो जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर में तो सारे कंपोनेंट हैं, वेपर प्रेशर में तो सारे कंपोनेंट हैं, तो जो वेपर प्रेशर होगा उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, है ना। उस वेपर प्रेशर को निकाल के लिक्विफाई कर लेंगे, तो हमको ए का बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा उसमें ए ही आया था, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था 140 डिग्री, वो तो अभी आया ही नहीं वेपर में, वो कम आया है, बहुत कम आया है। तो एक तरह से ए का प्योरिटी बढ़ा। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हीट करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं। तो सबसे पहले सेपरेट होता है कौन? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, और सबसे लास्ट में सेपरेट कौन होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो कंपोनेंट को तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट ही नहीं कर सकते हो। दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, इनको तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन चुके हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहने का मतलब कि जब इनको तुम बॉयल करोगे, तो जो कंपोजिशन इनका लिक्विड फेज में, अगर मान लो इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 है, वेपर फेज में भी दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम आएगा। तो जब लिक्विड और वेपर फेज, लिक्विड को हम बॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेम कंपोजिशन, जैसे यहाँ हम लिक्विड को बॉयल किए, तो कंपोजिशन में चेंजिंग आया वेपर में। कैसे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो हमको वेपर में ज़्यादा मिल गया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो हमको वेपर में कम मिला। तो वेपर में कंपोजिशन में चेंजिंग आया, उस वेपर को हम अलग लिए हैं, अलग साइड किए हैं, तो उसमें से हम ए को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब ए थोड़ा ज़्यादा हो गया पहले से। लेकिन अगर वेपर में और लिक्विड में कंपोजिशन में कोई चेंज ही ना आए, दोनों सेम आए, तो तुम कैसे सेपरेट करोगे? उसको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बन चुका है अब कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब इसकी कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, इसको लैंग्वेज में क्या कैसे बोलेंगे ये पर देख लेते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, देखो, combination of solute and solvent start behaving like one single molecule with reference to boiling point। लगेगा कि एक ही मॉलिक्यूल इस तरह से बिहेव करने लगेगा, सेपरेट ही नहीं होगा। तो ये दो तरह का होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो सॉल्यूशन है जिनका नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, जिनका नेगेटिव डेविएशन हो रहा है उनमें मुझे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा, और जिनका पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है उनमें मुझे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा। देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है? इनकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम जाता है। अब किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, अब बॉइलिंग करने के लिए तुमको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया है, अब तुमको उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाना है। क्यों? क्योंकि तुम बॉयल करवाना चाहते हो, तो तुमको अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर पहले से भी कम हो गया और हमको पहुँचाना कहाँ तक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसे पहुँचाना है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये वाले जिनकी वेपर प्रेशर पहले से कम जा रही है, ये वाले हैं ना, जिनकी वेपर प्रेशर पहले से कम हो, ये तुमको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देंगे। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तुमको किस में मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन वाले में। वेपर प्रेशर पहले से बढ़ चुका है, पहले जितना था उससे अब पहले से अब ज़्यादा हो गया वेपर प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने में हमको ज़्यादा मेहनत तो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वेपर प्रेशर बढ़ चुका है। तो अब हमको कम हीट देंगे तो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वो पहुंच जाएगा,
तो इसको बोलते हैं, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट कम ही देना पड़ेगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं, ये किसी फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे बनते हैं। जैसे HNO3 अगर 68% लिया और HCl अगर 20.3% लिया, ये दोनों वेट बाय वेट है, तभी बनेगा क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों? क्योंकि HNO3 और HCl में नेगेटिव डेविएशन होता है। HNO3 और HCl में नेगेटिव डेविएशन होने का क्या मतलब है कि अब कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। HNO3 और HCl में कुछ नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण उनका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है और वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो वैसे मिक्सचर को अगर तुम कोई पार्टिकुलर कंसंट्रेशन लोगे, 68% इसका और 20.3% इसका, तो तुमको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में देखते हैं इथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब इथेनॉल और प्रोपेनॉल सॉल्यूशन में, इथेनॉल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अब प्रोपेनॉल में भी थोड़ा मोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दो तो पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों टूट जाते हैं, देखो दिखाते हैं। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH, ये देखो C2H5OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। बहुत खुश था ये इथेनॉल, लेकिन अब क्या हो गया, जब हम इसमें प्रोपेनॉल मिक्स कर दिए तो यहाँ पे आ गया प्रोपेनॉल, यानी C3H7OH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में आ गया, तो पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड को तो इसने तोड़ दिया, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन फिक्स है, इतना कंसंट्रेशन पे ही वो एजियोट्रॉपी शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, देखो ROH और ROR, इनमें क्या लगता है, पॉजिटिव डिवीजन है कि नेगेटिव डिवीजन। देखो ROH का मतलब क्या हुआ, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जगह पे, हाइड्रोजन बॉन्ड के जगह पे बीच बीच में कौन आ गया, अब आ गया ROR। अब यहाँ पे आ गया ROR, तो इसने पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तो पॉजिटिव डेविएशन। RSH और ROR में भी पॉजिटिव डेविएशन, 1 and 2 विल शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, CH-Cl3 और CH3COOH, अब ये तुमको नए बॉन्ड कुछ बनेंगे। देखो कैसे नए बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेज है, नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने का चांसेज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनता है, FON में बनता है, थोड़ा मोड़ा क्लोरीन में बनता है। यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है, नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो नेगेटिव डेविएशन जाएगा। HF और ROH, देखो फ्लोरीन आया, हाइड्रोजन आया, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो नए बॉन्ड बनेंगे, तो लोग पास आएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, नहीं नए बॉन्ड्स बनेंगे ना, जब इसमें नए बॉन्ड बनेंगे तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये याद कर लेना है। ये रूल है कोनोवलोव्स रूल। तो कोनोवलोव्स रूल क्या करता है, एट एनी फिक्स टेम्परेचर द वेपर At any fixed temperature, the vapor phase is always richer in more volatile component as compared to solution phase. In other words, mole fraction of the more volatile component is always greater in the vapor phase than in the solution phase. Alternatively, vapor phase is relatively richer in component whose addition to liquid mixture results in increase in total vapor pressure. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर मान लो मिक्सचर है, तो वेपर फेज में सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम है, इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है वो तुमको वेपर फेज में ज़्यादा मिलेगा। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, डी का मैक्सिमम 140 डिग्री,
तो डी सबसे कम वोलेटाइल है, वो तुमको वेपर फेज में कम मिलेगा। वेपर में ज़्यादा कौन मिलेगा? ए, जिसका जो ज़्यादा वोलेटाइल है। ये तुमको आता है, ये आगे पढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी का लिस्ट है। प्रॉपर्टी मतलब 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर्स का एक लिस्ट है। वो 4 कैरेक्टर कौन कौन है वो हम लोग तो देखेंगे ही। 4 कैरेक्टर का लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में क्या खास बात है? वो सारे प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के। मतलब वो चारों प्रॉपर्टीज, सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो ये बढ़ते हैं, और सॉल्यूट अगर कम होता है तो ये घटते हैं। 4 प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी याद करना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 चीज़ है। 4 चीज़ किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। अब देखो, ये हम पहले तुमको बता चुके हैं। वेपर प्रेशर के बारे में पहले समझते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में क्या बोल रहा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मान लो ये ए है, ए एक क्या है? सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट है, मान लो पानी है, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर था, लेकिन जब तुम इसमें चीनी मिला दोगे, चीनी मिला दोगे तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब हम इसमें क्या मिला दिए हैं? शुगर मिला दिए हैं, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने के कारण ए का मोल फ्रैक्शन पहले कितना था? जब शुगर नहीं था, ए का मोल फ्रैक्शन कितना था? 1। इसका वेपर प्रेशर कितना था? प्योर पी नॉट। अब इसका वेपर प्रेशर पहले से तो कम हो गया, क्योंकि अब इसका मोल फ्रैक्शन 1 थोड़ी रहा। 1 तो प्योर चीज़ का होता है, इसका मोल फ्रैक्शन हो सकता है 0.9 हो, 0.8 हो। मोल फ्रैक्शन तो कम हो गया ए का, इसलिए ए का वेपर प्रेशर भी कम हो गया। और शुगर तो सॉलिड चीज़ है, शुगर तो लिक्विड चीज़ है नहीं, शुगर का तो कोई वेपर प्रेशर आएगा नहीं, तो टोटल वेपर प्रेशर कम हो गया। पहले जो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे था, जो पानी सिर्फ वाटर के कारण था, अभी भी वाटर के कारण ही है, लेकिन अब पहले से तो कम है, क्योंकि अब शुगर भी आ गया है। पहले देखो, वाटर था सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ वाटर था। अब सरफेस पे आ गया है बीच बीच में शुगर, तो सरफेस पे अब वाटर तो कम रह गया, तो सरफेस से ही तो इवेपोरेशन होता है, तो अब वाटर से इवेपोरेट होगा, शुगर से तो कुछ इवेपोरेशन होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो वेपर प्रेशर को कम होने को क्या बोलते हैं? लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब क्या होता है? कम होना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लो हो गया। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग बोल रहा है, वेपर प्रेशर की लोअरिंग भी कैसी हो रही है? रिलेटिव, मतलब लो वेपर प्रेशर इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, मतलब लो वेपर प्रेशर इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वेपर प्रेशर। ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट पे, जितना शुगर डाले हो। अगर हम इसमें शुगर ज़्यादा डालेंगे तो लोडिंग भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाटर का कम जाएगा। शुगर को और बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन वाटर का और कम होगा। सरफेस पे शुगर ज़्यादा आ जाएगा, सरफेस पे वाटर कम जाएगा, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर लो होगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी तुम पानी में कोई सॉल्यूट मिलाओ, पानी में चीनी मिलाओ, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? जितना चीनी मिलाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, वो भी सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है?
वाटर एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी एक तरह का है। ये पूरा डिटेल में ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन हम एक सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, ये देखो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एज वी नो दैट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। जैसे हम पानी में मिला रहे हैं चीनी, तो चीनी का खुद का वेपर प्रेशर नहीं है, चीनी सॉलिड है। पानी में हम इथेनॉल नहीं मिला रहे, अल्कोहल नहीं मिला रहे हैं, अल्कोहल का खुद का वेपर प्रेशर है। हम नॉन वोलेटाइल चीज़ मिला रहे हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाना है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? देखो ये तो खुद से निकाल सकते हैं। पहले जो वेपर, अगर मान लो ये वाटर ए था, ए वाटर है, तो पहले वेपर प्रेशर क्या था? P0 ए। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? P0 ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूट क्या हो जाएगा? P0 ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमको पता करना है लोअरिंग कितना हुआ, पहले जितना था उससे कितना कम हो गया। तो पहले था P0 ए, अब हो गया PS, तो कितना घटा? तो इतना घटा, P0 ए माइनस PS, इतना घटा पहले से, इतना लोअरिंग हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? P0 ए माइनस PS को क्या लिख देंगे? PS को लिख दो P0 ए x है, P0 ए x है, तो ये क्या हो गया? P0 ए 1 माइनस एक्स है। अब 1 माइनस एक्स है, एक्स के मोल फ्रैक्शन में से 1 से माइनस कर दो तो वो बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी P0 ए एक्स बी का मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये क्या आया है? ये आया है डेल्टा पी एस। डेल्टा पी एस किसको बोल रहे हैं? चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर जो पहले था और जो अब है माइनस किया है, तो वो क्या आया? P0 ए इंटू एक्स बी। लेकिन हमको रिलेटिव लोडिंग निकालना है। ये तो हुआ सिर्फ लोडिंग, ये हुआ सिर्फ लोडिंग, और हमको चाहिए रिलेटिव लोडिंग। हमको क्या चाहिए? रिलेटिव लोडिंग। तो रिलेटिव लोडिंग क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई, इसको डिवाइड करो पुराने प्रेशर से। पुराना प्रेशर था P0 ए, तो ये क्या हो जाएगा? P0 एक्स बी। किससे डिवाइड कर रहे हैं? P0 ए से, तो P0 ए कट गया, तो आया क्या? एक्स बी। मतलब रिलेटिव लोडिंग कितना आया? एक्स बी। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ये P0 ए माइनस पी एस, ये हो गया डेल्टा पी बाई P0 ए। ये हो गया रिलेटिव लोडिंग, ये ऊपर वाला कंपोनेंट हुआ लोडिंग। लोडिंग को ओरिजिनल से डिवाइड कर दो तो वो रिलेटिव लोडिंग, वो किसके बराबर है? एक्स बी के बराबर है ना। इसको P0 ए से डिवाइड किया, P0 ए कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ एक्स बी बचा। ये रिलेटिव लोडिंग। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो गया? P0 ए माइनस पी एस। पी एस क्या है? नया वाला वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, बाय P0 ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। बी का मोल बाई टोटल मोल, यही होता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बताओ, अगर बी का मोल ए के सामने बहुत कम रहे, क्या रहे? बहुत कम, तो बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एन बी बाई एन है। लेकिन ये कब होगा? जब मिक्सचर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट में ए क्या लिए थे? ए तो हम पानी लिए थे ना। ए बहुत ज़्यादा है, ए इतना ज़्यादा, अगर मान लो ये 100 है, ये 0.1 है, तो 100 प्लस 0.1 कोई खास फर्क नहीं आएगा, तो 0.1 को तुम नेगलेक्ट भी कर सकते हो, तो ऊपर बचेगा एन बी है, नीचे बनेगा एन है। तो इसमें रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मतलब P0 ए माइनस पी एस बाई P0 ए
को डायरेक्ट तुम NB/Na भी लिख सकते हो। यहाँ पे NB को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वेरी डाइल्यूट है। इसका एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लेकिन पता है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके कारण ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। NB/Na + NB। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, P0A - PS/PS। पुराना प्रेशर माइनस नया प्रेशर बाई नया प्रेशर। अगर तुम ये करो तो ये पता है NB/Na के बराबर आता है। NB/Na ये तुमको बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, या हो भी सकता है, पता नहीं। यहाँ पे NB/Na + NB था ना, तो ये कब था? जब P0A पुरानी P0A से डिवाइड करते थे। लेकिन अगर तुम PS से ही डिवाइड कर दो तो NB/Na ही आएगा सिर्फ। ठीक है, इसी क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में। अब पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ईजी है। अब आगे अब इसके बाद वाला इसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे, ये अगले वीडियो में।